हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीटीईटी वर्ग 3 की पर्यावरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चंस चला रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपने फिर से इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इसी सीरीज में 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना टाइम गवाए हम अपनी सीरीज शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जीवों की पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है आपको? ए फिटिक। तो ए फिटिक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बस्तियां। बस्तियां आपका भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, क्योंकि भौतिक का मतलब होता है जिसमें आपके भूमि आएंगी, मृदा आएंगी, खनिज आएंगे, जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं? भौतिक वातावरण। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवनियतिवादी अवधारणा। तो ये आप याद रखिए, नवनियतिवादी अवधारणा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितना हो जाएगा? 50% से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा 50% से कम। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास का। सतत विकास जो है वो आपका 2002 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो बहुत ही ईजी है, आप सबको पता होगा, 15 जून सॉरी 5 जून। तो 5 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो गरीबी कम करना। गरीबी कम करना जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, गरीबी कम करना आपका पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 33%। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है 33%, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो आपका क्या करते हैं? भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में पेड़ों की उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन देहरादून, जो आपका सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है, जहाँ सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका क्या? आरक्षित वन। जो आरक्षित वन है वो अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कहलाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वन। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाना। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि की जाती है कहाँ? पहाड़ों के ढलान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इमारतें जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है, कौन नहीं है? तो भूकंप। भूकंप जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, कौन नहीं है पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है, तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या शामिल है? तो ये सारे ही सही हो जाएंगे, उच्च आवाज, जल प्रवाह और भूमि रक्षण। तो उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला प्रश्न है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है, किससे होता है? तो उपरोक्त तीनों से, मतलब मल निकासी से भी, आवासीय समस्या से भी और जलाऊ लकड़ी से भी। उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण हास्य का पर्यायवाची है, क्या पर्यायवाची है? तो उपरोक्त तीनों, मतलब पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण और पर्यावरण अपकर्षण। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, कैसा होता है? असंतुलित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण, मतलब उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? किससे बनता है पर्यावरण? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। तो तीनों ही इसके करेक्ट ऑप्शंस है। अगला है, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कारक। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो ये बहुत इजी है, जैविक तथा अजैविक, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक शब्दों को परिभाषित करने वाले पर्यावरणीविद कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके अर्नस्ट हेलिक। अर्नस्ट हेलिक ने पर्यावरणीय पारिस्थितिक शब्दों को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है किस पे? उत्परिवर्तन पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, पारिस्थितिकी, आप याद रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है वातावरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी है कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्यूमेन। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्यूमेन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रतिफल है, क्या है? तो जैविक तत्व, भौतिक तत्व और अजैविक तत्व, तीनों, मतलब उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की, किसने की? पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? कौन नहीं करता? तो वनों का काटना। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? सीधा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? मतलब ये परिभाषा दी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीडी शर्मा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान क्या कहलाता है? तो हो जाएगा व्यक्तिगत, जनसंख्या, समुदाय, सभी। तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी इसके पहले भी देखा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड समानता कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, ये आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मृदीय कारक। अगला प्रश्न है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, कौन सा होता है? समुद्र। ये भी आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी पदछाप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्या है? मिट्टी। पारिस्थितिक तंत्र का क्या उदाहरण है? मिट्टी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन जीवीय कारक नहीं है? तो कौन नहीं है आपके जीवीय कारक? पेड़ पौधे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो कौन वृद्धि करते हैं? जलकुंभी। ऑप्शन नंबर सी।
एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? जैव मंडल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? कौन काम करता है? तो पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तालाब। ये आपका लोटिक या सरित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रभाव दर्शाता है? तो ऊर्जा। ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वो हमेशा एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, किसको प्राप्त है? सर्वाहारी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो आपका पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित होता है, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो कौन है? समुद्र। ये प्रश्न रिपीट हुआ। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ होती है? हरित लवक में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? तंत्र का स्वसंतुलित। स्वसंतुलित मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो कौन सी नहीं है? स्थिरीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप इसको करेक्ट करिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ गलत दिया हुआ है, फास्फोरस इसका आंसर नहीं होगा। तो ये आपने यहाँ देख लिए इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस जो आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, और अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।